गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का गुरुकुल द विजन में फिर से स्वागत है। जैसे कि हम लोग आप थंबनेल से ही आपको पता चल रहा है कि आपका सेट नंबर 5 है। सेट 1, सेट 2, सेट 3 और सेट 4 का वीडियो आपका अपलोड है और आशा करते हैं कि आप लोग देखे होंगे। बहुत आपको एग्जाम के लिए मदद होगी, ठीक है। और हम लोग निरंतर लेकर के लेक्चर आ रहे हैं। आप लोग हर एक लेक्चर को लास्ट तक देखना है और देखने के बाद जो चीज़ आपको लगेगा उसको कुछ सॉर्ट आउट करके उसको कहीं लिख के रखना है। जब एग्जाम के दिन जिस दिन आप जाओगे, आप डबल स्पीड से उसको देख करके एक बार चले जाना है। आपको एक चीज़ हम भरोसा दिला रहे हैं कि एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा और आप इस चैनल के साथ बने रहिए, ठीक है। ढेर सारा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक भेजने का काम करें। हम आपको बताते हैं कि आपको ये चैनल हर प्रकार का वीडियो आपके सामने लेके आएगा जो आपको कहीं न कहीं मदद करेगी, चाहे वह इंटरनेशनल रिलेशन हो, चाहे कॉम्पिटिटिव का कोई टॉपिक्स हो, वो निरंतर हम लोग इसको लेकर के आएंगे। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस चैनल के साथ जरूर आप बने रहिए, अपना प्यार देते रहिएगा। चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना बेटा। निम्नलिखित में से किसके अध्ययन का संबंध अर्थशास्त्र से नहीं है? तो याद रखना है कि अर्थशास्त्र से किसका संबंध है। तो उत्पादन का तो है, उपभोग का भी आपका है, वितरण इसका भी संबंध है। आंसर क्या होगा? सरकार का गठन, ठीक है, याद रखिएगा। सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है? बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, गॉटफ्राइड अकेनवाल, सांख्यिकी का जनक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुवचन में शब्द सांख्यिकी से क्या तात्पर्य है? संख्यात्मक मान। अब देखिए, आंकड़ा, सांख्यिकी तथ्य यानी फैक्ट और इनमें से सभी। तो आप यदि एनालिसिस करोगे तो आपको ये देखने को मिल जाएगा कि हर एक प्रकार का चीज, चाहे वो आंकड़ा हो, आपका सांख्यिकी का मान हो, सब कुछ क्या होता है? आपका सांख्यिकी के अंतर्गत आता है। अर्थशास्त्र में किस प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है? अर्थशास्त्र में दो प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग होता है, गुणात्मक और मात्रात्मक। दोनों प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग होता है। संरचित या प्रमित उत्तर प्रश्नों की उत्तर के विकल्प की संख्या हो सकती है 2 या 2 से अधिक। किस प्रकार के आंकड़ों की विश्वसनीयता और सत्यता की जवाबदारी अन्वेषक पर होती है? प्राथमिक आंकड़ा, ठीक है। जो प्राथमिक आंकड़ा होता है, जो प्राइमरी डाटा होता है, उसमें जो जवाबदेही होता है वह अन्वेषक के ऊपर होती है। आंकड़ा संग्रह के लिए सूचनाएं एकत्रित करने वाला व्यक्ति कहलाता है, ठीक है, उसको अन्वेषक कहा जाता है। अन्वेषक। इनमें से किस विधि से प्राज्ञक का उत्तरदाता से प्रत्यक्ष संपर्क होता है? किस प्रकार से? एक होता है व्यक्तिगत साक्षात्कार। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वप्रथम कब जनगणना हुआ था? तो भारत में पहली बार जनगणना हुआ था 1951 में, स्वतंत्रता के बाद। अंतिम जनगणना स्वतंत्रता के बाद कब हुआ? अंतिम जनगणना हुआ 2011। चलिए जनगणना से कुछ डाटा हम आपके सामने रखते हैं। जो भारत में जो जनगणना हुआ, इसमें साक्षरता दर कितना है? तो साक्षरता दर कितना था बेटा? याद रखिएगा 74.04% साक्षरता, ठीक। दूसरा बात है, जाकर के देश का आबादी कितना था आपका 2011 के जनगणना के आधार पर? तो देश का आबादी जो है वो आपको 121.02 करोड़, ठीक है। यदि आप राउंड फिगर में लेते हो तो 121 करोड़ देश की आबादी था, ठीक है। आपका प्रति 1000 में जो महिलाओं का जो जनसंख्या है वो महिलाओं का कितना है? वो है आपका, ठीक है, जाकर के 940 प्रति 1000 में। और जनसंख्या घनत्व कितना है? तो प्रति वर्ग किलोमीटर 382, याद रखिएगा, प्रति वर्ग किलोमीटर 382। अब एक बात और चीज याद रखिएगा कि इससे पहले जनगणना कब हुआ?
2001 में। ठीक, अब जनगणना कब हुआ? 2011 में। कितना साल बाद जनगणना हुआ आपका? जाकर के 2001 से कितना हुआ? 2011 कितना साल बाद हुआ आपका? 10 साल बाद। जब 10 साल बाद जनगणना हुआ तो 2001 और 2011 के जनगणना के बीच में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ? 2001 से 2011 में याद रखना 17.7% वृद्धि हुआ था। पूछ सकता है क्वेश्चन कि 2011 में जनगणना इतना करोड़ था या 2011 से जब 2001 से 2011 के बीच में जनसंख्या में वृद्धि हुआ तो कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ? 17.7%। एक वर्ग का मध्य बिंदु क्या होता है? उच्च वर्ग, निम्न वर्ग सीमा का औसत। ठीक है, क्या होता है? दोनों का औसत होता है। चलिए, बारंबारता वितरण में अपरिष्कृत आंकड़ों को चर में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, किस प्रकार का चर में उसको वर्गीकृत करा जाता है? तो याद रखना है कि जो आपका चर होता है वो आपका मात्रात्मक चर में इसको विभक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा चर सतत चर का उदाहरण? सतत, ठीक है। अब देखिए, बच्चों का संख्या ये वेरिएबल है, विद्यार्थियों की संख्या वेरिएबल है, पासे में आने वाली संख्या वेरिएबल है, क्षेत्रफल आंसर होगा। बिहार में एक शहर में 8 सितंबर 2005 को पेट्रोल तथा डीजल की कीमतों में वृद्धि के विरोध में आयोजित एक बंद के दौरान 5 पेट्रोल पंप खुले तथा 7 बंद पाए गए और 2 विद्यालय बंद तथा 9 विद्यालय खुला पाया गया। यह उदाहरण आंकड़ों के किस प्रकार के प्रस्तुतिकरण को प्रदर्शित करता है? यह आपका पाठ विषय का एक, ठीक है, भाग है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षा 11 की अध्यापिका आंकड़ों को पंक्तियों तथा स्तंभों रूप में कक्षा में दिखाती है, वह आंकड़ा किस प्रकार का प्रस्तुत कर रही है? ठीक, तो याद रखिएगा, जब वह इस प्रकार का आंकड़ा को प्रस्तुत करती है तो वह आंकड़ा आपका किस में आता है? तो इस प्रकार का कोई भी आपका आंकड़ा होगा, वह आंकड़ा आपका जाकर के, ठीक है, सारणी के आधार पर प्रस्तुत कर रहा है। किसके आधार पर कर रहा है? ठीक है, इस आधार पर प्रस्तुत कर रहा है। तो जब इस आधार पर प्रस्तुत कर रहा है, ये कौन सा आंकड़ा होता है? सारणियन आंकड़ा होता है। ठीक है, आप याद रखिएगा। सुमित पिछले 10 वर्षों की अवधि के दौरान एक विद्यालय में अध्ययन करने के वाले विद्यार्थियों की संख्या को सारणीबद्ध करता है। सुमित के द्वारा क्या गया, ठीक है, 10 वर्ष मतलब 10 वर्ष एक समय है, और जो समय को दर्शाता है उसको कालानुक्रम बोलते हैं। ठीक है, कालिक कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काल श्रेणी आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो काल श्रेणी के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? याद रखिएगा, जो काल श्रेणी के लिए जो प्रयोग करा जाता है आपका, वह दंड आरेख होता है। कौन सा आरेख होता है बाबू? याद रखना है, दंड आरेख। त्वरण को और किस नाम से जानते हैं? संचयी बारंबारता वक्र। त्वरण का जो अलग नाम और क्या है बेटा? याद रखना है, संचयी बारंबारता वक्र। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना कब हुआ था? तो भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना कब हुआ? ठीक है, याद रखिएगा, पहली बार जनगणना हुआ था। अब यहाँ पर पहली बार जनगणना हुआ था 1872 में, 1872 में। ठीक, ये जनगणना हुआ था लॉर्ड मेयो, उसमें वायसराय था लॉर्ड मेयो के समय में। आधिकारिक रूप से जनगणना गुलाम भारत में देखा जाए, ठीक है, तो वो 1881 में हुआ था, जिस समय वायसराय था लॉर्ड रिपन। याद रखिएगा, उस समय वायसराय कौन था बेटा? लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था भारत में। ठीक, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि स्वतंत्रता के बाद बोला गया। स्वतंत्रता के बाद पहली बार जनगणना 1951 में हुआ था। ठीक, जनगणना कितना साल में होती है? हर एक 10 साल में होती है। कितना वर्ष में होती है? हर एक 10 वर्ष में जनगणना होती है। ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेकर के चल रहे हैं, किसी वस्तु का कीमत निर्धारण बाजार में किसके द्वारा किया जाता है? तो किसी भी वस्तु का कीमत का निर्धारण, याद रखना, कोई व्यक्ति नहीं तय करता है। बाजार में वस्तु का कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति करता है। यदि वस्तु का मांग ज़्यादा है तो कीमत में वृद्धि होगा, और यदि वस्तु का पूर्ति यानी सप्लाई ज़्यादा है तो कीमत में कमी आएगा। कभी कभार हम लोग बाजार जाते हैं, बेचने वाला बहुत है, खरीदने वाला नहीं है, तो दाम घट जाता है। खरीदने वाला ज़्यादा है, बेचने वाला कम है, तो दाम बढ़ जाता है। ठीक है, और बहुत सारा कारण है।
उत्पादन कम होगा तो भी वस्तु का दाम क्या होगा, ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, याद रखना है। तो कौन तय करता है, मांग और पूर्ति, मांग और पूर्ति, याद रखना। ठीक है बेटा, आप ध्यान देना। सामान्यतः बाजार में यदि ये अल्पकाल का होगा, यदि बाजार का आकार, याद रखिएगा, आपका अल्पकाल का होगा, बाजार कौन सा काल का होगा, अल्पकाल का होगा बेटा, तो एक बात याद रखना है कि अल्पकाल के बाजार में, जो अल्पकाल का आपका बाजार होगा, इस अल्पकाल में कीमत का निर्धारण कौन तय करेगा, तो अल्पकाल में कीमत का निर्धारण सिर्फ मांग करती है। कौन करती है, मांग करती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में अल्पकाल लिखा हुआ होना चाहिए। राष्ट्रीय योजना समिति, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया था, तो जो राष्ट्रीय योजना आपका समिति है, इस समिति का जो गठन किया गया, ठीक है, वो आपका जाकर के 1938 में आपका किया गया था। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया था, 1938 में किया गया था। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पंचवर्षीय योजना का अवधि कितना है, 5 वर्ष का। चलिए कुछ पंचवर्षीय योजना से कुछ सीख लेते हैं। पंचवर्षीय योजना, पहला बात है कि कहाँ से लिया गया था। भारत में जो पंचवर्षीय योजना है कहाँ से लिया गया ये, ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना ये आपका रूस से, USSR, सोवियत संघ रूस से लिया गया था, पहली बात है। ठीक है, दूसरी बात है, पंचवर्षीय योजना का 5-5 वर्ष का होगा। इसका रूपरेखा कौन तैयार किया था, तो इसका रूपरेखा तैयार किया था PC महालनोबिस ने तैयार किया था। ठीक है, पंचवर्षीय योजना आपका हर एक 5 साल में लिया जाएगा। पहली बार कब हुआ, पहला पंचवर्षीय योजना हुआ 1951 से 56, 1951 से 56 पहली पंचवर्षीय योजना था। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना में विशेष रूप से किस पे जोर दिया गया, कृषि और सिंचाई पे। ठीक है, बहुत सारा डैम उसमें बना, भागड़ा नागल परियोजना, सतलज नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, बहुत सारे परियोजना उसमें स्टार्ट हुई थी। ठीक है, कृषि और सिंचाई पर विशेष जोर दिया और बहुत एक सफल योजना था। दूसरा पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग पर जोर दिया गया था, जिसमें PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। और उस समय आपका भारी उद्योग पर, जैसे आपका दुर्गापुर हो गया, भिलाई हो गया, राउरकेला हो गया, जितना भी आप उद्योग देख रहे हो, ठीक है, आपका जैसे बोकारो का स्टील प्लांट हो गया, ये सब दूसरा तीसरा पंचवर्षीय योजना में मैक्सिमम बना है। ठीक है, तो आपका 5 वर्ष का होगा। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि भारत में कितना पंचवर्षीय योजना लागू हुआ था, 12। कितना बेटा लगा था, 12 पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या था, तो अवधि था 2012 से लेकर के 2017, 2012 से लेकर के 2017 तक का अवधि को कौन सा पंचवर्षीय योजना कहा जाता है, 12वीं पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं को लोगों के बीच उनकी क्रय क्षमता के आधार पर वितरित किया जाता है। ठीक है, किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं को लोगों के बीच में, जो भी वस्तु का उत्पादन होता है उसको लोगों के बीच में उसकी क्रय क्षमता के आधार पर वितरित किया जाता है। तो जो क्रय क्षमता के आधार पर जो वितरण किया जाता है वो किस प्रकार का अर्थव्यवस्था होता है। ठीक है, तो आपका जो क्रय क्षमता के आधार पर जो आपका वितरित किया जाता है, ये आपका सामान्यतः एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है। कौन सा अर्थव्यवस्था होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब बना था, 1948 में। याद रखिएगा, कितना औद्योगिक नीति, 6। कितना औद्योगिक नीति बाबू, 6। ठीक है, 6 औद्योगिक नीति कब कब है, तो पहला औद्योगिक नीति है बेटा 1948, दूसरा क्या है 56, तीसरा कितना है 1977, चौथा कितना बेटा आपका 1980, पांचवा कितना है, पांचवा 1990। ठीक है, और छठा जो है वो आपका 1991। इस औद्योगिक नीति को आर्थिक सुधार भी कहा जाता है। ठीक है, जिससे और इसमें विशेष रूप से जो जोर दिया गया था इस आर्थिक सुधार में, वो था LPG पॉलिसी। ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। 1991 के आर्थिक नीति को यू टर्न नीति कहा जाता है। कौन सा नीति कहा जाता है, यू टर्न नीति कहा जाता है। ठीक, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ है, कोलकाता। ठीक है ना, ये PC महालनोबिस के कारण ही सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया था, तो उन्हीं का सिफारिश था। आर्थिक समृद्धि का प्रामाणिक सूचक है, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद। कोई भी अर्थव्यवस्था कितना समृद्ध हो रहा है उसके GDP के आधार पर हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आप एक बात याद रखना है कि चाइना का जो GDP, चाइना हम लोग जानते हैं कि बहुत ग्रोइंग है। इसका हम कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि वहाँ का GDP बहुत तेज गति से, विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला जो GDP वाला देश है वो है चाइना। ठीक है, भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब किया गया था, ठीक है, वो 1991 के किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, राष्ट्रीय योजना के पादेन अध्यक्ष कौन होता है, योजना आयोग के कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। याद रखिएगा, योजना आयोग की जगह पर ही अभी एक आयोग बना है या आयोग का निर्माण किया गया, वो है ठीक है नीति आयोग। ठीक
ठीक, नीति आयोग कब लागू किया गया था? नीति आयोग आपका 1 जनवरी 2015 को ये लागू किया गया नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन होता है? देश का प्रधानमंत्री होता है। ठीक, याद रखिएगा नीति आयोग सरकार के लिए क्या काम करती है? तो सरकार के लिए वह थिंक टैंक का काम करती है। ठीक है, सरकार के लिए थिंक टैंक का काम करती है। कौन करती है? नीति आयोग करती है। टाटा स्टील कंपनी की स्थापना कब किया गया था? आप जानते हो 1907। उत्पादन कब से शुरू हुआ? 1911। ठीक है, स्थापना कौन किया था? जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था। ठीक है, जमशेदपुर में। और ये एक भारी ठीक उद्योग था। भारत का पहला यानी पूर्णतः भारतीय कंपनी है टिस्को यानी टाटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टाटा स्टील कितने देशों में कार्यरत है? लगभग 26 देशों में ये सिर्फ उत्पादन का काम करता है। बाद बाकी 50 से ज़्यादा देशों में टिस्को टाटा स्टील काम करता है। ठीक है, आपका टिस्को काम करता है। 200 से ज़्यादा देशों में व्यापार टाटा करती है। विश्व बैंक को और किस नाम से जानते हैं? हम लोग जानते हैं विश्व बैंक को। ठीक है, आपका IBRD के नाम से भी जाना जाता है। भारत में प्रत्येक वर्ष में जनगणना किया जाता है। प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना किया जाता है। अंतिम जनगणना कब हुआ है? 2011 में। ठीक है, चलिए माध्यिका आंकड़ों को कितना भागों में बांटती है? माध्यिका आंकड़ों को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, वह व्यक्ति जो आंकड़ा संग्रह करता है उसे क्या बोलते हैं? उसे गणनाकार कहा जाता है। ठीक है, वर्ग अंतराल 70-80 का मध्य बिंदु क्या होगा? तो ध्यान देना बेटा, 70 + 80/2। ठीक है, क्या हो गया? 80 और 70 150, 150/2 कितना हो गया? 75। ठीक है, ध्यान देगा 75। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते बेटा। क्वेश्चन आपका है, किसी अनुसंधान के लिए मूल रूप से संकलित समंकों को कहा जाता है? किसी अनुसंधान के लिए मूल रूप से जो संकलित होता है उसको हम लोग प्राथमिक समंक कहा जाता है। कौन सा समंक? प्राथमिक। ठीक है, निम्न में से आंकड़ा इतना इतना का विस्तार गुणांक ज्ञात कीजिए। विस्तार गुणांक बहुत आसान है। ठीक है, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। ठीक है, L - S/L + S। ठीक, बहुत आसान है। अब देखिए L - S सबसे अधिकतम कितना है बेटा? 72। माइनस क्या है? सबसे न्यूनतम क्या है? तो इसमें आप सबसे न्यूनतम देखिएगा तो 24 हो जाएगा आपको, बटे 72 + 24 हो जाएगा। तो ध्यान से आप यदि समझिएगा तो 72 में 24 जाएगा। ठीक है, तो आपका 48 बचेगा। ये 72 + 24 कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 0.5। कितना हो जाएगा बेटा? 0.5। ठीक है, आ रहा है बात समझ में आपको? आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? कोई इनमें से कौन केंद्र प्रवृत्ति का माप है? ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा कि जो केंद्र प्रवृत्ति का जो माप होता है, हम लोग किसको केंद्र प्रवृत्ति का माप कहा जाता है? ठीक है, तो एक बात याद रखना है आपको कि केंद्र प्रवृत्ति का माप है तो एक बहुलक इसका माप है। सांख्यिकी यानी फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी का पिता कहा जाता है गॉटफ्राइड अकेनवाल को। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 चरों के बीच पारस्परिक संबंध को प्रकट करने वाला चित्र को क्या कहा जाता है? उसको विक्षेप चित्र कहा जाता है। ठीक है, किसी ग्राफ पेपर में कितने चरण होते हैं? ठीक है, कितना चरण होता है? 4 चरण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्रेणी का n/4 है। ठीक है, वह पद क्या है? तो n/4 वह पद क्या है? तो याद रखना है कि जो कोई भी श्रेणी रहेगा, अब उस श्रेणी का जो n/4वां जो पद रहेगा वो n/4वां पद आखिर क्या है? तो अब n/4 है तो n/4 है, इसका मतलब 4 है। 4 है। ठीक है, तो उसमें प्रथम चतुर्थक है। कौन सा है? ठीक है, आपका समग्र के एक छोटे से भाग को क्या कहा जाता है? समग्र के एक छोटे से भाग को क्या कहा जाता है? उसको प्रतिदर्श कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिदर्श कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा चर खंडित है? खंडित क्या है? वजन, ऊंचाई, छात्रों की संख्या, एक खंडित चर है। ठीक है, किस अर्थव्यवस्था में किस अर्थशास्त्री ने कल्याण संबंधी परिभाषा प्रस्तुत किया था? तो कल्याण, ठीक है, अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, यह मार्शल ने कहा था। किसने कहा था? मार्शल ने। ठीक, कौन सा पुस्तक में कहा था बेटा? तो पुस्तक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, याद रखिएगा, आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स कब आपका पब्लिश हुआ था। ठीक, ये भी आप बताइएगा कि दुर्लभता संबंधी धारणा का प्रतिपादन कौन किया था। ठीक है,
और ये भी एक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा जरूर। वो क्वेश्चन है आपका, विकास संबंधी धारणा का प्रतिपादन कौन किया था। चलिए हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप वीडियो के साथ बने रहिएगा, आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्या होगी, फायदा रहेगी। ठीक है, धन्यवाद।